हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो रहने वाली है हमारी, ये पार्ट 2 रहने वाली है, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस आप लोग को हम बताने वाले हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आप लोग के पहले पार्ट में बन चुके हैं। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग पार्ट 1 देख सकते हो। आज की वीडियो जो है ये हमारी पार्ट 2 रहने वाली है और 11 क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हो कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आप लोग को बताना पड़ेगा, उसका सूत्र और जो भी उसमें प्रतीक यूज़ हो रहे हैं उनका आप लोग को नाम भी बताना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, आई इक्वल टू होता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, आर इक्वल टू होता है ए अपॉन टू। जिन बच्चों ने प्रिज्म चैप्टर ध्यान से पढ़ा है उनको पता होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं देखा ही होगा प्रिज्म वाले चैप्टर में। एन इक्वल टू हो जाता है, एन मतलब हो जाएगा अपवर्तनांक साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, नीचे हो जाएगा साइन ए बाई टू। जहाँ पर बच्चों हमारा ये डेल्टा एम क्या रहता है, ये रहता है हमारा विचलन कोण, ए जो रहता है हमारा ये प्रिज्म कोण रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये ए भी हमारा क्या रहेगा, प्रिज्म कोण ही रहेगा। तो ये देखिए साइड में हमने डिफाइन कर दिया, ए इज इक्वल टू प्रिज्म कोण, एन इज इक्वल टू अपवर्तनांक, डेल्टा एम इज इक्वल टू अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा 11 क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हुआ। हम लोग देखते हैं अब 12th क्वेश्चन। उसका 12th क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, लिखा हुआ है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। जो दूरदर्शी होता है उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है। तो दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को हम लोग दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दूरदर्शी में आप लोगों ने देखा होगा, टेलीस्कोप जो होता है, दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुएं, मान लो कोई बहुत ज़्यादा दूर रखी दो समीप मतलब पास पास कोई दो वस्तुएं रखी हुई हैं और उनके प्रतिबिंब को अलग अलग देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा पास रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग का जो है ये आप लोग का दूरदर्शी रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर कोई दो वस्तुएं पास पास रखी हुई हैं, ठीक है, इनकी परछाई बनने इधर एक ही इधर, तो बहुत दूर मान लो ये लगभग हम लोग मान लेते हैं, चलो लगभग 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है, या फिर 200 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से भी आप लोग को इसकी परछाई जो है वो क्लियर दिखाई देगी, यही होती है भैया दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है, जिसका फॉर्मूला होता है निकालने का, विभेदन क्षमता इज इक्वल टू 1 अपॉन विभेदन सीमा। ठीक, विभेदन सीमा हो गया। यहाँ पर अगर संकेतों की बात करें तो ये कैपिटल स्मॉल डी जो है ये अभिदर्शक लेंस का द्वारक होता है। जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा दूरदर्शी का, उसमें आपको पता होगा कि अभिदर्शक क्या होता है और अभिनेत्र का क्या होता है। उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। परावर्ती दूरदर्शी की सिंपली उन्होंने विशेषताएं पूछी, तो आपको कोई भी 2 या 3 विशेषताएं लिख देनी है। जैसे कि परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विभेदन का दोष नहीं होता है। प्रतिबिंब में वर्ण विभेदन मतलब वर्ण विभेदन क्या होता है, अपने मार्ग से भटक जाना, ठीक है, तो वो इसमें परावर्ती दूरदर्शी में नहीं पाया जाता है। एकदम क्लियर आप लोग को बिल्कुल दिखाई देगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट हमारा है लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। द्वितीय फोकस क्या होता है भाई, पहला फोकस प्राथमिक फोकस, दूसरा हो जाएगा द्वितीय फोकस। जैसे कि लिखा हुआ है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, समझ लो यहाँ पर हमारी वस्तु रखी हुई है भाई, यहाँ से हमारी क्या चल रही है, देखो रेज ऐसे निकली, अपवर्तित हुई, यहाँ पड़ गई, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी सेकंड हो जाएगी। इधर वाला होता है F1, इधर वाला हो जाएगा F2, तो ये क्लियर हो गया द्वितीय फोकस क्या होता है। उसका नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हो कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। जो ये इंटरफेरेंस होता है व्यतिकरण बच्चों, इसको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण और विवर्तन, ये 2 चैप्टर आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स सेकेंड से, ठीक है। लगभग इसमें लगभग 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाएगा और 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी इसी से बनता है, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे लिखा भी हुआ है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख देना, क्योंकि मैंने बोला था आप लोग को इसका हम PDF दे देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आप लोग को मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से उसको डाउनलोड, जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग को PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो देखो, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो अनेक अध्यारोपण से बनी, तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। मान लेते हैं क्या बोल रहा है, एक ही आवृत्ति एवं आयाम, ठीक, तो मान लेते हैं हमारी एक तरंग ऐसे चली, दूसरी वाली कैसे चल जाएगी भैया, ऐसे चल जाएगी, ऐसे मान लो, ठीक, या फिर इस तरह से मान लेना, चलो दूसरी अगर इसको हटा दें अगर, तो दूसरी भी मेरी ऐसे चल जाएगी, ठीक, काटते हुए। तो जहाँ पर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम देखो जैसे यहाँ काट रही है, मिनिमम मेरी यहाँ पर होगी, तो इसी को बोला जाता है व्यतिकरण, ठीक, इंटरफेरेंस। तो देखो दूसरा देख लेते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, क्या शर्त होनी चाहिए जो हमारा इंटरफेरेंस है, यानी कि जो व्यतिकरण है वो पूरा सही तरह से आइडियल होगा, यानी कि कंप्लीट आदर्श व्यतिकरण माना जाएगा।
तो पहला पॉइंट हो जाएगा दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, जैसे कि भी आप लोगों ने ये वाला डायग्राम देखा, एक पास पास थे आपस में। दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, संकीर्ण मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पतले होने चाहिए, नैरो होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, मतलब एक ही तरह से चल रही हो, ये नहीं कि एक इधर जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, ये सब कुछ नहीं। नेक्स्ट है दोनों स्रोतों की आवृत्तियाँ अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने ये वाला डायग्राम अभी मेरा देखा था, ये वाला। तो देखो एक ही डायरेक्शन में तो जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक इस तरह से जा रही है दूसरी ऐसे में भेज दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो यही होता है आवश्यक शर्तें कि एक ही दिशा में होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग उसके बाद देखोगे देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे देहली आवृत्ति क्या होती है। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसे धातु रखी हुई है, यहाँ पर हमारा सन है, ठीक, यानी कि सूरज रखा हुआ है, सूरज है, ठीक। उससे आने वाली किरणें अगर इस धातु पर पड़ें तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकें, इतनी न्यूनतम ऊर्जा हमको चाहिए होती है, इतनी न्यूनतम आवृत्ति हमको चाहिए होती है, उसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं देहली आवृत्ति। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पर देहली आवृत्ति क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और हाँ एक चीज़ और, इसको हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद है कार्यफलन क्या होता है। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। सेम ऊपर वाला जैसे डायग्राम भी हमने बताया, इसमें जो आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसको देहली आवृत्ति बोलते हैं, इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कार्यफलन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा W=H म्यू नॉट, यानी कि W आप लोग का वर्क हो जाएगा, H हो जाएगा प्लांक नियतांक, और म्यू नॉट हो जाएगा देहली आवृत्ति। तो कार्यफलन और देहली आवृत्ति एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही साथ दोनों क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो उसके बाद आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछ रहा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थीं। तो ये 2023 में पूछा गया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थीं, और उस पर आप लोग को उनकी जो खूबियां थीं वो भी आप लोग को लिखनी थी। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कमियां क्या थीं। तो देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो मेन जो 2 कमियाँ थीं वो हम इसमें बताने वाले हैं। ऐसे तो 5-6 हेडिंग है, लेकिन जो मेन थी वो हमने आप लोग के लिए छाट के यहाँ पर लिखी हुई है। तो रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, मान लेते हैं हमारा नाभिक है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा नाभिक है बड़ा वाला। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, इसी में तो घूमेगा, कभी यहाँ पर आ जाएगा, है ना, कभी यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन हमारा, कभी यहाँ पर होगा इस तरह से, कभी यहाँ होगा। तो नाभिक के चारों ओर देखो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। नाभिक हमारा क्या है, ये बीच वाला पोर्शन हमारा नाभिक है। तो क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक। अब जब ये यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो पेट्रोल हमारा खर्च होता है, तो उसी तरह से ये भी जब यहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो जाएगी ना। अब आप लोग घर से कॉलेज जाते हो तो एनर्जी आप लोग की, जब लौट के आते हो सुबह जाते हो बड़ा फ्रेश रहते हो, लौट के आते हो तो अपना हाल सभी लोग जानते हैं, ठीक। तो क्या होता है, हमारी एनर्जी का ही तो लॉस होता है, तो वही इलेक्ट्रॉन का भी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाए, मतलब अगर परमानेंट इसकी ऊर्जा कम होती जाए और ये परमानेंट चक्कर लगाता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने बोला था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक में ही गिर जाएगा। लेकिन रियलिटी अगर दिखी रहा है तो ऐसा नहीं होता है, यही एक इनकी सबसे बड़ी कमी थी इस मॉडल की। तो चलिए इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं इनकी दूसरी कमी क्या थी। दूसरी कमी की हम लोग बात करें तो रदरफोर्ड के अनुसार इन्होंने और क्या कहा भैया, कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। इनका कहना था जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी संभव त्रिज्याएं, जहाँ पर संभव हो सकता है त्रिज्या बनना, वहाँ पर सभी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेगा, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। मतलब रियलिटी ये नहीं है, परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है, अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। तो ये 2 मेन कमियां थी इनके मॉडल की। नंबर 19 देखेंगे हम लोग, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इनके गुण बताइए। तो देखो नाभिकीय बल क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक। नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों, यानी कि न्यूक्लियन किसको बोला जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मिक्सर होता है उसको हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक, को बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक। नाभिक के अंदर लगने वाले जो बल होता है उसको P+N जो होते हैं उनको बांधे रखता है, उसी को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। गुण क्या होते हैं इसके देख लो। पहला, ये बल आकर्षण बल होते हैं, मतलब ये दूसरी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं और बहुत ही पावरफुल सॉलिड ये फोर्स होता है, बहुत ही तीव्र गति से किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच सकता है।
थर्ड है ये बल लघु परिसर के होते हैं, मतलब इनकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा नहीं होती। जैसे यहाँ पर इसके अंदर कोई फोर्स काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अगर उसकी रेंज हुई तो इतनी रेंज होगी, इस रेंज के बाहर नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पर आपका फोर्स कोई चीज़ रखी हुई है वो अट्रैक्ट कर रही है तो इस रेंज तक ही अट्रैक्ट करेगी, इस रेंज में अगर कोई भी आ गया तो उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। क्लियर हुआ नाभिकीय बल कैसे कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखो नाम से पता चल रहा है नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब होता है जुड़ना। तो नाभिकीय संलयन मतलब नाभिकों का जुड़ना। तो देखो इसकी डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक क्या हों परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर दें। मतलब दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी यौगिक का निर्माण कर दें। मान लो हमारे पास भैया ये दो लैया ऐसे पड़ी हुई हैं, इन दो लैया है और तीन चार लैया तो अलग अलग होती हैं लैया के दाने, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा। उनको मिला करके एक लड्डू तैयार कर दो। तो हमने क्या करा, अलग अलग लैया के दाने थे उनको मिक्स करके उनको हमने एक लड्डू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, यही आप लोग एग्जाम्पल समझ सकते हो नाभिकीय संलयन का। ठीक, या फिर तिल के लड्डू आप लोगों ने देखे होंगे, जो ब्लैक वाला होता है वाइट वाला होता है, सबके लड्डू आप लोगों ने देखे होंगे। छोटे छोटे नाभिक अलग अलग होते हैं लेकिन उनको जोड़ करके एक लड्डू ठोस बना दिया जाता है। तो उसी तरह से ये है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये छोटी सी यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, अगर आप लोग को समझ में आ रही हो तो लिख लीजिएगा, वरना इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। विखंडन मतलब सभी को पता होगा कि खंड खंड में टूट जाना, किसका, नाभिक का। तो नाभिकीय विखंडन हो गया जो नाभिक टूट जाए। तो देखो इसकी डिफिनेशन देख लो, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो भाई जो ऊपर हमारा बना हुआ लड्डू था, इसको अगर हम बीच में हथौड़ा मार के तोड़ दें तो अलग अलग बिखर जाएगा, तो वही हमारा यहाँ पर नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। इसकी भी एक रिएक्शन है, आप लोग चाहना तो नोट कर लेना, वैसे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लो, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। मतलब द्रव्यमान क्षति मतलब द्रव्यमान का हानि। तो किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इसी अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसका फॉर्मूला यार नोट कर लेना, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को खुद बता देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो ये नोट करना चाहिए आप लोग को। तो देख लो सिंबल देख लो, डेल्टा हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है द्रव्यमान क्षति को, जेड हमारा प्रोटॉनों की संख्या को, ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या को, एम पी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एम एन हो जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे, पी तथा एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनते हैं। जो पी और एन अर्धचालक होते हैं ये बनते कैसे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखना। पी प्रकार अर्धचालक क्या होता है, जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य, यानी जो शुद्ध सिलिकॉन अगर आपने लिया हुआ है और उसमें 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य यानी कोई एलिमेंट आप मिला देते हो, जैसे कि एल्युमिनियम या फिर बोरान को मिला देते हो, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, क्या करना है, शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता, ये चीज़ लाइन या ये लाइन याद रखना कि शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाने पर ही जो यौगिक बनता है उसको पी प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। इसी तरह से एन प्रकार का अर्धचालक की अगर हम लोग बात करें तो जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले, देखो यहाँ पर क्या है, शुद्ध सिलिकॉन में कितनी संयोजकता वाले यौगिक मिला रहे हैं, 5 संयोजकता वाले। कौन कौन से होते हैं, फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने अभी तक अपने 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर देख लेते हैं। यार अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमें आप लोग के लिए बहुत कुछ करना है, नए नए PDF बनाने हैं और भी कई आप लोग के लिए मेहनत करनी है यार। तो आप लोग के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी कुछ ना कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मेरे लिए करो। तो एक सब्सक्राइब बटन आप लोग को केवल प्रेस करना है, इसमें आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा, उल्टा आपको केवल फ़ायदा ही रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नंबर 24 हमारा क्या है, फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो फोटो डायोड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हालांकि ये इस बार आप लोग के 2024 में अगर हम लोग बात करें तो 2024 एग्ज़ाम में ये हट गया था, तो हो सकता है आप लोग के एग्ज़ाम में इस बार ना पूछा जाए, लेकिन भाई अपना फ़र्ज़ है, पढ़ना ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे इस बार ये जहाँ तक मेरी उम्मीद है आप लोग कोर्स मैच कर लीजिएगा, इसका कुछ कंफर्म नहीं है, तो ये कोर्स से आप लोग के हटा दिया गया है। इसकी जगह पर पीएन संधि अग्रदशिक और ये सब आप लोग के ऐड करा गया है। ठीक है, हालांकि पहले से था लेकिन उसमें कुछ और टॉपिक भी ऐड करे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि जिसका पी क्षेत्र काफ़ी पतला हो और पारदर्शी हो, एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके, बस सिंपली ये फोटो डायोड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएन संधि डायोड के अवक्षय पर तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है।
तो पश्च अभिनत की स्थिति में जब अगर मान लेते हैं हम लोग बैकवर्ड वॉइस जा रहा है हमारा पेन संधि डायोड यानी कि पश्च अभिनत जा रहा है, तो इसमें अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है और विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। क्लियर हुआ आप लोग को। सेम यही चीज़ अगर अभिनत में अपोजिट हो जाती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना, उसमें क्या हो जाएगी, जो अवक्षय परत की मोटाई है वो कम हो जाएगी और विभव प्राचीर का मान कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 के साथ साथ आप लोग के जो 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने स्टार्ट करी थी वो खत्म हो गई। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। तो अगर आप लोग और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो और क्वेश्चन चाहते हो इंपॉर्टेंट, तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिल जाएंगी। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।